Students, today we have to explain the concept of chemical kinetics in chemistry. Actually, we are going to determine or explain or discuss the kinetics of chemical reactions. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या। केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें आप रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वेयर यू कैन डिस्कस और एक्सप्लेन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और जब भी तो क्या पॉइंट आ गया बेसिकली इसमें आपने किसको रीड करना है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें जो मेन पार्ट है वो क्या है, रेट। अब रेट क्या होता है हमारे पास? रेट हम कहते हैं चेंज इन एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। जिस तरह आपके पास स्पीड होती है, स्पीड है चेंज इन पोजीशन। ठीक है, इसी तरह जब आप आगे आते हैं वेलोसिटी में आते हैं। ठीक है, तो स्पीड क्या है और फिर वेलोसिटी क्या होती है। इस तरह आपके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी से आप फेमिलियर है, वो क्या होता है, चेंज इन स्पीड विद चेंज इन टाइम। ठीक है, तो वो एक रेट लेते हैं आप, किस रेट से चीज़ मूव कर रही है, मीन किस स्पीड से, और फिर वो क्या होती है अल्टीमेटली वो वेलोसिटी होती है। मीन के चेंज इन मूवमेंट को स्टडी करना है, किसी चीज़ की मूवमेंट को स्टडी करना है, या उसकी आपने देखना है कि वो कितने टाइम में कितना सफ़र करती है, तो वो रेट हो जाता है। फिर आपके पास वो वेलोसिटी भी ले लेते हैं आप, फिर आप इस तरह रेट निकाल लेते हैं। रेट क्या होता है, चेंज एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो होता है रेट। तो अब यहाँ पे चूंकि हम केमिकल रिएक्शन को डील करते हैं, whenever we talk about chemical reactions, it means that there is a reactant and a product। ठीक है, तो आपके पास ये एक R स्टैंड फॉर रिएक्टेंट और ये जाता है आपके पास प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो रिएक्टेंट है क्या है आपके पास, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ये एक रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन की आपने काइनेटिक्स को स्टडी करना है। मीन कि वो किस रेट से, किस काइनेटिक्स से, किस रेट से ये जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब आपका अल्टीमेट पर्पस क्या है, टू फाइंड द रेट। अब चूंकि ये केमिकल रिएक्शन है तो इसमें आप रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब हम ये कहते हैं कि ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, तो केमिकल रिएक्शन में आपके पास क्या होता है, रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है। तो केमिकल रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट्स होते हैं या जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको उनकी आप कोई क्वांटिटी लेते हैं, कोई अमाउंट लेते हैं, उनको किसी तरीके से आप मेजर करते हैं। वो जो मेजरमेंट है कि आपने कितनी रिएक्टेंट की अमाउंट ली, कितनी प्रोडक्ट आए, वो जो अमाउंट होती है या वो जो पैरामीटर या वो जो यूनिट जिससे आप रिएक्टेंट की अमाउंट या प्रोडक्ट की अमाउंट को मेजर करते हैं, वो होती है क्या, कॉन्सेंट्रेशन। क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन। तो ये कॉन्सेंट्रेशन आपके पास डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, जो हम लेते हैं वो क्या है, मोर स्पेसिफिकली वो क्या बन जाती है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। क्या हो जाती है जी, वो मोलर कंसंट्रेशन हो जाती है आपके पास। तो मोलर कंसंट्रेशन को डिनोट करने के लिए जो आपके पास ये एक वे है, इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं, तो इसके अंदर जो भी वो रिएक्टेंट है तो ये हम R। ठीक है, तो ये क्या बताता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसमें वो जो आपकी चीज है वो जो भी है स्पेशीज, अगर रिएक्टेंट है तो वो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बन जाएगी।
ठीक है। तो अब आपने जब रेट फाइंड करना है, देन व्हाट विल यू डू एक्चुअली, यू विल फाइंड द चेंज इन वो क्वांटिटी कौन सी है, कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो ये आपके पास रेट बनेगा। तो ये रेट क्या बनेगा अब इसका, चेंज इन concentration of reactant, जो यहां पे आप ले रहे हैं, ठीक है, चेंज इन concentration of reactant with change in time। तो इस चीज को हम कैसे लिखते हैं, चेंज हो तो चेंज को आपको पता है कि डेल से आप लिखते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो ये आपके पास क्या पता है, रेट है। अब चूंकि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, एक्चुअली रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा होता है। क्या होता है, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम तो क्या होता है, रिएक्टेंट इज एक्चुअली गोइंग टू कंज्यूम। तो जो कंजप्शन है मेन के रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो उस डिक्रीज के लिए आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, नेगेटिव साइन। दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज एक्चुअली डिक्रीजिंग, इज एक्चुअली कंज्यूमिंग टू फॉर्म प्रोडक्ट। अब इसको और ज्यादा अच्छा लिखते हैं या मजीद संभालन, तो ये डेल जो होता है ये डेल्टा की बिगर चेन को कहते हैं। और अगर इसकी संभालन चेन को देखना है तो वो फिर हम डी ये स्मॉल डी और ये आर और ये ओवर टी आते हैं। तो ये रेट बन जाता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम उसको आप ऐसे लिखते हैं। तो ये चीज आपको पता चल गई, रेट क्या है, बेसिकली चेंज इन कंसंट्रेशन कुछ हो गया। अब अगर आप इसी का रेट लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, तो विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट क्या होगा, ये चीज किसके इक्वल हो सकती है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ चेंज इन टाइम। अब यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट तो इंक्रीज हो रहा है, उसके लिए आप पॉजिटिव साइन लिखते हैं। तो ये पॉजिटिव तो ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं। तो पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दैट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग with the increase in time or with the change in time, whereas for reactants the rate of change of concentration of reactant is increasing, sorry, is decreasing with time। तो नेगेटिव साइन क्या शो करता है, डिक्रीज को, कि किसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की, और पॉजिटिव क्या शो करता है, प्रोडक्ट। इसी तरह अगर आपके पास कोई ए रिएक्टेंट है, इट गोज टू बी प्रोडक्ट है, तो इसका रेट क्या होगा, तो रेट को आप क्या लिखेंगे, इसका रेट क्या होगा, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद टाइम। तो ये रेट है, ये इसके भी इक्वल हो सकता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी ओवर टी, ठीक है। तो ये रेट भी आप लिख सकते हैं, एक चीज। फिर चूंकि हमने अगर सपोज कोई रिएक्शन आपके पास कुछ इस तरह का आ जाता है 2A और ये आपके पास किस में जा रहा है, B में जा रहा है, तो इसका रेट कैसे लिखना है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद मोलर कंसंट्रेशन। मोलर का क्या मतलब बेटा, 1 मोलर कंसंट्रेशन आपने, और ये जो 2 शो करता है, ये शो करता है, ये जो नंबर होता है यहाँ पे अगर मान लिखी तो मींस कि 1 मोल ऑफ A goes to the 1 मोल ऑफ B। यहाँ पे क्या है, 2 moles of A react to form 1 mole of B। अब यहाँ पे आपने इसका रेट क्या लिखना है, with respect to reactant, नेगेटिव साइन आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A with T। मगर अब चूंकि आपको लिखनी होती है मोलर कंसंट्रेशन,
1 मोल की, तो ये 2 मोल की। तो 1 मोल की कैसे होगी कि ये जो कोएफिशिएंट है इससे आप इसको डिवाइड करें, ठीक है। तो ये अब मोलर कंसंट्रेशन बन गई, ठीक है। ये तो पहले तो 2 मोल की थी ना, तो अब ये जब उसको 2 पे डिवाइड किया तो मोल। और इसी तरह अगर आप इसका रेट लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है कि चेंज इन V ओवर चेंज इन टाइम, ये रेट किस तरह हो गया। सिमिलरली अगर हमारे पास ये होता है 3A goes to 2B सपोज, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसका रेट कैसे होगा, -1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A विद टाइम। और अगर प्रोडक्ट के हिसाब से लिखेंगे तो 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B ओवर T। तो ये आपके पास रेट बनता है। तो रेट, अब चूंकि आप केमिकल रिएक्शन को ले रहे हैं तो दैट इट विल बी कॉल्ड रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। और उसमें आप कंसंट्रेशन की यूनिट्स लेके चलते हैं तो आपको फिर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है जो आपके पास तो बोल सकते हैं, ठीक होगी बात, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। गुड। अब हमें देखना है कि रेट के यूनिट्स क्या हो सकते हैं हमारे पास। सिंपल रेट का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हमें देखना है कि रेट की यूनिट्स क्या है। अब रेट लिखेंगे यहाँ पे, रेट वो बेसिकली क्या है आपके पास, चेंज इन, अगर रिएक्टेंट है तो और ओवर टी, और अगर प्रोडक्ट का लिखते हैं तो ये पी ओवर टी। तो बेसिकली क्या है आपके पास, टी क्या है आपके पास, टाइम, और ये क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। डी चेंज है, सेम क्वांटिटी है, तो ये बेसिकली डी क्या होता है, चेंज, मीन के एक किसी और टाइम पे दूसरे टाइम पे है तो उनका डिफरेंस है, तो डी इज एक्चुअली द डिफरेंस। तो ये स्मॉलर डिफरेंस है, तो डिफरेंस के तो कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि सेम क्वांटिटी का डिफरेंस ले रहे हैं। तो वो सपोज हम कहते हैं कि ये डिस्टेंस है आपके पास, ये S1 है और ये S2 है, इनका चेंज चेंज S लिखे क्या होगा, S2 माइनस S1। तो इसके भी यूनिट्स वही हैं जो इसके हैं, तो D के यूनिट्स नहीं होते क्योंकि ये चेंज है, तो यूनिट्स इसके मीटर में जो है वो सेम ही रहेंगे, ठीक है। इसी तरह तो ये आपके पास बेसिकली क्या हो जाता है, रेट मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। मोलर कंसंट्रेशन के यूनिट्स क्या होते हैं, इसको हम लिखते हैं मोल पर लीटर, इस तरह लिखते हैं मोल पर लीटर। और टाइम के यूनिट्स क्या होते हैं, सेकंड। तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, रेट के यूनिट्स क्या आ जाएंगे, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास रेट के यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक रेशियो है, किसकी, कंसंट्रेशन है टाइम, तो मोल पर लीटर। चलिए ये हो गया रेट। तो ये आपको ये लिखना आ गया कि रेट लिखते कैसे, ठीक है बात। इसके बाद आते हैं कि रेट लॉ कैसे लिखा जाता है, रेट इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, या रेट लॉ। कोई भी रिएक्शन है, सपोज कि आपके पास एक रिएक्शन है ए और ये जा रहा है P इज एक्चुअली योर प्रोडक्ट। तो जब आप रेट लिखते हैं, रेट इक्वेशन लिखते हैं, रेट लॉ लिखते हैं, तो रेट लॉ बेसिकली क्या है कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, क्या, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन is directly proportional to, rate of a chemical reaction is directly proportional to concentration, molar concentration of reactant। अगर इसको मैं R लिखूं तो ये R reactant। rate is directly proportional to the molar concentration of
a reactant or reactant concentration. आगे each concentration being raised to the power. अब इसकी पावर वो जो यहाँ पे कोई भी पावर होगी, each being raised to power, कोई भी पावर हो सकती है, सपोज ये n, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बन गई कि रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द reactant concentration being raised to some power. वो पावर कहाँ से आएगी? अब ये जो रेट इक्वेशन होती है ना, ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट से आती है। किससे आती है? थ्रू एक्सपेरिमेंट आती है। ये आप इस केमिकल इक्वेशन को देख कर ही करते हैं, ये किसी एक्सपेरिमेंट से आती है। सम टाइम ये होता है कि ये जो फिगर ऊपर लगी हुई है ये वही होती है जो यहाँ पे होती है, ठीक है। अगर कोई सिंगल स्टेप रिएक्शन हो, एलिमेंट्री रिएक्शन हो, तो उसमें देखा जाए कि जो यहाँ पे हो तो वही इधर भी आता है। अगर कोई सिंगल स्टेप रिएक्शन ना हो, मीन जिसमें एक स्टेप ना हो, मोर देन वन स्टेप्स हो, तो उसमें फिर ऐसा नहीं होगा। अब इसी तरह ये अगर मैं एन लिखता हूँ तो ये आना चाहिए, मगर ये हर केस में नहीं होगा ऐसा, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल है और ये थ्योरेटिकल है, ये जरूरी नहीं है कि ये है। इसी तरह अगर आपके पास A प्लस B है और गोज टू P, तो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और ईच बीइंग रेज्ड टू पावर। अब यहाँ पे पावर जो रेट किया गया वो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ऐसे अगर तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो फिर ऐसे लिखा जाएगा। अगर सिंगल स्टेप नहीं है तो फिर यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो सकती है, मगर दीज ऑल नंबर्स कम थ्रू एक्सपेरिमेंट। ओके, अब इस रेट को इक्वल करना है, तो रेट इज इक्वल टू दिस A एंड B। ये जो चीज है इसको हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह आप रेट निकाल लेते हैं। सिमिलरली अगर कोई रिएक्शन आपके पास ऐसा है और वो सिंगल स्टेप है, 2A प्लस B है और ये प्रोडक्ट में जा रहा है, तो इसका रेट क्या होगा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A रेज़्ड टू पावर 2 और B रेज़्ड टू पावर 1 इफ इट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन। और हमें पता है कि यही एक्सपेरिमेंट हुई है, तो फिर इसका रेट इज इक्वल टू K स्मॉल k, दिस इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, A स्क्वायर B 1। और ये रेट को आप पहले देख चुके हैं, आपने ये रेट लिखना है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, तो ये क्या हो जाएगा? dP ओवर dt इज इक्वल टू K A स्क्वायर B 1, ठीक है। तो ये आपका रेट इक्वेशन बन गया। और ये चीज क्या है आपके पास? This is your rate constant। जब हमें ये पता लग जाता है, रेट इक्वेशन देख लेते हैं जो कि थ्रू एक्सपेरिमेंट आती है, तो फिर हमें एक और चीज निकालने की जरूरत पड़ती है, दैट इज ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये कैसे फाइंड करते हैं? ये जो आप एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन लिखते हैं, एक्सपेरिमेंटल जर्नल रेट इक्वेशन है, इसमें जो आपके पास ये रिएक्टेंट्स होते हैं, इनकी जो पावर्स होती हैं उनको आप ऐड करते हैं। सपोज इस रिएक्शन के लिए जो पावर्स है वो 2 और 1 है, ये 3, तो इट मींस कि दिस इज योर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन या 3 ऑर्डर रिएक्शन। अब ये है, इसमें 1 1 2 है, तो ये 2 ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? बेसिकली the sum of powers of reactant concentration or more simplification में जाए तो the sum of powers of species, sum of power of the species present in the experimentally determined rate law,
ठीक है। ये जो एक्सपेरिमेंटल ट्रिपल रेट लॉ है, इसमें जो ये कंसंट्रेशन हैं रिएक्टेंट्स की, उनकी जो पावर्स हैं उनको आप ऐड करते हैं तो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन होता है। फिर एक और चीज होती है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये क्या होता है बेसिकली मॉलिक्यूलरिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये जो वैल्यू होती है ये आपके पास केमिकल इक्वेशन से आती है, थ्रू केमिकल इक्वेशन। तो ये थ्योरेटिकल होती है, ये क्या होती है थ्योरेटिकल होती है ये वैल्यू मॉलिक्यूलरिटी। और ऑर्डर की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये एक्सपेरिमेंटल होता है। और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन ये क्या है थ्योरेटिकल, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन में क्या फर्क है। अब मॉलिक्यूलरिटी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है आपके पास, इस पर बात करते हैं। यहां पे हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, और यहां पे हम लिखेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, ठीक। और यहां पे हम थोड़ी सी मॉलिक्यूलरिटी की बात कर रहे हैं, ऑर्डर की बात हो चुकी है। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन अ एलिमेंट्री स्टेप। एलिमेंट्री स्टेप क्या होता है, वो स्टेप जो सिंगल स्टेप ही हो, उसको क्या कहते हैं एलिमेंट्री स्टेप। तो मॉलिक्यूलरिटी आपके पास यूनिमॉलिक्यूलर हो सकता है, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुआ प्रोडक्ट बन जाए। बाई मॉलिक्यूलर हो सकता है, यानी कि जिसमें टू सिमिलर भी होते हैं और टू डिफरेंट भी हो सकते हैं। सिमिलरली ट्राई मॉलिक्यूलर, टेन मॉलिक्यूलर भी हो सकता है। अब इसमें क्या हो सकता है कि तीनों एक जैसे भी हो सकते हैं, दो एक जैसे और एक डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। ये कंडीशन भी हो सकती है आपके पास, और ये भी हो सकती है, ठीक है। इसमें टू सिमिलर टू डिफरेंट, थ्री सिमिलर्स टू सिमिलर्स वन डिफरेंट, टू ये सिमिलर वन डिफरेंट, तीनों डिफरेंट। तो मॉलिक्यूलरिटी जो है, मॉलिक्यूलरिटी इन्वॉल्व्स एक्चुअली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिव स्पीशीज इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। और ये चीज आप एक केमिकल इक्वेशन से आपको आइडिया हो जाता है। अब ये चीज तो ये आ गई। अब यहाँ पर अगर हम ऑर्डर की तरफ आते हैं, तो अगर तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो ये भी हो सकता है कि इसका ऑर्डर भी वन हो और मॉलिक्यूल भी एक। समटाइम ये भी हो सकता है कि इसका ऑर्डर जीरो हो सकता है मगर मॉलिक्यूल वन। तो ऑर्डर कैन वेरी, क्योंकि ऑर्डर जो है वो आपके पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और मॉलिक्यूलरिटी जो है वो आपके पास थ्योरेटिकल वैल्यू है। तो डिफरेंस क्या आ गया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास क्या होता है, दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एक्सपेरिमेंट, थ्रू एक्सपेरिमेंट आप डिटरमाइन करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ये आपके पास थ्योरेटिकल होता है, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास फ्रैक्शन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है, होल नंबर भी हो सकता है।
मीन के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास कुछ में जीरो ऑर्डर होगा, कुछ में हाफ ऑर्डर भी होगा, टू ऑर्डर भी, मीन के होल नंबर भी हो सकता है, मगर मॉलिक्यूलरिटी आपके पास हमेशा होल नंबर होगा। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ये एक्सपेरिमेंटल होता है और ये थ्योरेटिकल है। और इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ बेसिकली ये पावर है, सम ऑफ पावर्स of the concentration present in rate law। और molecularity क्या होती है कि number of molecules involved in an element। इसका थर्ड पॉइंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो टेम्परेचर, प्रेशर और कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर, प्रेशर इन चीजों को वेरी करने से चेंज हो सकता है, बट नो इफेक्ट। यहाँ पे क्या होता है, no effect of pressure, temperature, इसमें कोई इफेक्ट नहीं। तो ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी का फर्क। यूनिमॉलिक्यूलर जिसमें एक मॉलिक्यूल हो और प्रोडक्ट दे दे, तो इस तरह ये मॉलिक्यूलरिटी। अब ये है ट्राई मॉलिक्यूलर, इनके तीन तक, इससे ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी ये भी, इसकी भी एग्जिस्टेंस बहुत कम है। ठीक है, ज्यादा तौर पे आप ये यूनिट बाई को लेके चलते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? उसकी वजह यह है कि रिएक्शन किस वजह से होता है। केमिकल रिएक्शन इज मेनली ड्यू टू द कोलिजन्स ऑफ द स्पीशीज इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन। तो क्या होता है, और फिर उनकी इफेक्टिव कोलिजन्स, ठीक, फिर उनके प्रोबेबल कोलिजन्स। ठीक है, तो जब तीन मॉलिक्यूल हो जाते हैं तो उनके जो कोलिजन्स हैं, चांसेस ऑफ कोलिजन एक दूसरे के कम हो जाते हैं। सपोज ये रूम है, इसमें आपके पास 2 पर्सन हैं, वो जब इधर भागेंगे तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि उनका आपस में कोलिजन जब भी होगा तो उनका ही होगा। अगर एक 10 टाइम्स दूसरे से टकराता है तो उसके कोलिजन कितने होंगे, 10 सपोज। अब अगर इस रूम में 3 पर्सन हैं और वो भागते हैं, तो अब एक बंदा दूसरे के एक बंदा दूसरे के साथ 10 टाइम्स नहीं टकराएगा। वो ज़्यादा हो सकता है कि अब टोटल वो 10 ही टकराए, मगर हो सकता है कि उसमें से 7 कोलिजन्स उसके पर्सन ए के साथ हों और 3 कोलिजन्स पर्सन बी के साथ हों। मगर जब दोनों होंगे तो 10 ही कोलिजन्स उनके आपस में होंगे। इसी तरह जब 4 कर लेते हैं और टोटल कोलिजन्स आपने 10 रखने हैं, तो हो सकता है कि पर्सन जो है उसका 3 कोलिजन्स पर्सन ए के साथ, 3 कोलिजन्स पर्सन बी के साथ और 4 कोलिजन्स पर्सन सी के साथ हो जाए। तो इस तरह फिर जब ऊपर जाते हैं तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में ये रिएक्शंस की एग्जिस्टेंस में वो इफेक्टिव कोलिजन्स और चांसेस ऑफ कोलिजन कम होना शुरू होता है। इसलिए हम 1 और 2 यूनिमॉलिक्यूलर और बाइमॉलिक्यूलर तक ही रहते हैं। ठीक है जी। तो अब अगर आप देखें तो केमिकल काइनेटिक्स में आपने क्या स्टडी करना है। केमिकल काइनेटिक्स में बेसिकली आपने जो चीज़ें देखनी है वो सबसे पहले ये है कि यू विल स्टडी द डिटेल ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सेकंड पार्ट उसमें क्या है, केमिकल रिएक्शन काइनेटिक्स में आप क्या देखते हैं, सिंपली पहले रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सेकंड में काइनेटिक्स आपको क्या बताती है, वो बताती है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ये आप स्टडी करते हैं। थर्ड, मैकेनिज्म मीन स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, steps involved in a reaction। तो ये 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करेंगे। तो डिफरेंट रिएक्शन होते हैं आपके पास। तो ऑर्डर भी आपके पास, जैसे हमने बात की, 0 हो सकता है, ऑर्डर आपके पास 1 हो सकता है, ऑर्डर फ्रैक्चर में हो सकता है, सूडो ऑर्डर भी लेते हैं हम। तो अभी जो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे वो होगा 0 ऑर्डर रिएक्शन। इसके हमने काइनेटिक्स को स्टडी करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द काइनेटिक्स ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है,
जीरो जीरो ऑर्डर मीन ऐसा रिएक्शन, ऐसा रेट, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसका ऑर्डर जो है जीरो हो। ऑर्डर हम कैसे निकालते थे कि रेट होता है आपके पास, ये रेट कांस्टेंट हो गया और यहाँ पे जो भी रिएक्टेंट है उसके ऊपर जो भी पावर होती है दैट इज द योर ऑर्डर एक्चुअली। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर को मीन ये कुछ इस तरह की चीज होगी, ठीक है। तो उसकी एक्सपोनेंट जो पावर जो पावर्स है वो जीरो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, जीरो लिखने का ये मतलब है कि ये जो रिएक्शन है जो भी है उसका जो रेट है वो उसकी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड नहीं करता। इसका क्या मतलब होगा कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन जीरो वाला रिएक्शन। तो सपोज कि मैं कहता हूं कि हमारे पास एक रिएक्शन ए है और वो हमारे पास पी प्रोडक्ट में जा रहा है। जब टाइम जीरो है, रेट फाइंड करना मीन के इनिशियल सिर्फ आपके पास रिएक्टेंट है, उसके वक्त अगर मैं ए को ए कहता हूं स्मॉल से मीन की कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट व्हेन टाइम इज जीरो, व्हेन देयर इज नो रिएक्शन, और पी क्या होगा, जीरो, प्रोडक्ट नहीं होगी। और जब मैं कहता हूं कि कुछ टाइम गुजरता है, आफ्टर सम टाइम, तो P कुछ बनता है, उसको मैं कहता हूँ X बनता है। अब जितनी अमाउंट X की बनी है उतनी अमाउंट यहाँ से रिड्यूस की हुई होगी, उसको हम लिखते हैं A माइनस एक्स, ठीक है। इसको दोबारा समझे, एक रिएक्शन है, A है रिएक्टेंट और वो किस में जा रहा है, प्रोडक्ट P में जा रहा है। जब टाइम जीरो है तो आपके पास सारी की सारी कंसंट्रेशन A की है, ठीक है, और P उसके बाद उस वक्त आपके पास P जीरो है। When there is some time, after some time क्या होता है कि X की प्रोडक्ट बन जाती है, और वो जो प्रोडक्ट है वो जो इतना X बना है उतनी क्वांटिटी A में से कम हुई होगी, तो दैट इज दिस वन। तो इसको जब हम ग्राफ बनाते हैं तो अगर हम इधर कंसंट्रेशन लिखते हैं और इधर टाइम लिखते हैं, तो जो रिएक्टेंट होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी कंसंट्रेशन कम होती है और जो प्रोडक्ट होता है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करती है, ठीक है। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो ये अगर देखें तो जो रेट है, रेट क्या होता है, चेंज मीन ये क्या है, चेंज इन आर विद चेंज इन टाइम, और ये क्या है, चेंज इन पी विद चेंज इन टाइम। अब यहाँ पे देखें तो ये स्लोप आपके पास पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव लिखते हैं, यहाँ पे देखें तो ये नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लिखते हैं। यही बात हमने पहले लिखी थी। अब अगर इसका हमें लिखना है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, तो वो अगर ये पार्ट हम लेते हैं आफ्टर सम टाइम t, तो अब ये आपके पास प्रोडक्ट है और ये आपके पास रिएक्शन है। तो रेट क्या लिखते हैं आप, चेंज इन x। अब यहाँ पे बेशक कंसंट्रेशन ना लिखें, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिख भी ले तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने अब यहाँ पे इसको x से डिनोट कर दिया, dx over dt, x ये पार्ट प्रोडक्ट। तो रेट इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट आपके पास ये है इस टाइप पे, तो ये क्या हो जाएगा ax, ठीक है। और चूंकि ये आप जीरो ऑर्डर कर रहे हैं तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। तो दिस इज योर जीरो ऑर्डर है। तो जब इसको आप खत्म करते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को, तो ये क्या बन जाएगा, dx over dt is equal to k a minus x raised to power 0। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट इक्वेशन है, रेट लॉ है वो ये है। अब यहाँ पे एक फर्दर स्टेप करते हैं हम। अब इसको देखते हैं, जब किसी चीज की पावर जीरो होती है, मसलन x है, x की पावर जीरो तो क्या होगा, 1, 100 की पावर जीरो है 1, 1000 की पावर जीरो है 1। सिमिलरली a minus x raised to power 0 is equal to 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, d चेंज इन दिस प्रोडक्ट ओवर t is equal to k। ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है। इस डिफरेंशियल। अब इसके बाद फिर हमने आगे आना होता है
इंटीग्रल रेट इक्वेशन। तो अब यहाँ तक हमने पढ़ा था आपके लिए, तो ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आपके पास आ गई। इसको जरा फर्दर आगे होता है कि हमें ये निकाला जाता है कि जो क्वेश्चन आता है कि इसकी इंटीग्रेशन इंटीग्रल रेट इक्वेशन लिखे, तो वो क्या होता है कि इसको फिर हमने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो आज आपने क्या पढ़ा, तो इसमें ये है कि केमिकल काइनेटिक्स जो है बेसिकली इट डील्स विद द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, और रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम, और चूंकि हम ये रिएक्टेड होते हैं तो उनमें कंजप्शन आती है, प्रोडक्ट होते हैं तो उनमें इंक्रीज आता है, तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव लिखते हैं। फिर हमारे पास ऑर्डर होता है, मॉलिक्यूलरिटी को पढ़ा, फिर आपने जीरो और रिएक्टेड को थोड़ा सा स्टडी किया, और उसमें आप हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन तक पहुंच गए। और अब नेक्स्ट हमारा टास्क क्या है कि इसकी इंटीग्रल रेट इक्वेशन बनाना है। ओके,